Hello everyone, welcome to Dakshina E classroom program. So in last lecture we discussed about hydrogen spectrum और उसमें अपन ने देखा था how we like different spectral lines we divide them in different series like Lyman series, Balmer series, Parsons bracket, Pfund and how like questions are asked based on that. We all that understood that और वहाँ से हमें ये भी समझ में आ गई कैसे एक्चुअली में जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला प्रॉब्लम था जिसको रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था एक्सप्लेन करने में, उसको विद द हेल्प ऑफ बोर मॉडल दैट वाज एबल टू लाइक एक्सप्लेन और बोर मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन दैट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ओके, उसमें लास्ट में अपन ने देखा था दैट हाउ if we are considering the motion of nucleus, then how that affect the energy of atom, is it? So we saw that actually जो बोर मॉडल होता है नॉर्मली उसमें क्या होता है like we are considering heavy nuclei which is at rest and electron is revolving around nuclei, right? ये जो नॉर्मल बोर मॉडल अपन कंसिडर कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में क्या है, न्यूक्लियस रेस्ट पे है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट्स में. इसके लिए अपन ने रेडियस, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एनर्जी एंड ऑल दोस वी हैव डेराइव्ड बाय बोर मॉडल. इसी में अपन ने देखा था कि अगर ये जो न्यूक्लियस है उसके मोशन को भी कंसीडर किया जाए, आपको ये भी बताए थे कि वो मोशन कब हमें कंसीडर करना है. आई टोल्ड यू एक्चुअली इफ this nucleus is much heavier compared to the electron, then the assumption that nucleus is at rest, it gives you perfectly fine result. लेकिन अगर किसी एक सिचुएशन में ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है और जो न्यूक्लियस बोथ आर ऑफ कंपेरेबल मास, in that situation it's like the result that we were getting from Bohr model, Bohr radius, that actually doesn't explain it or give the proper result. तो उस सिचुएशन में हमें न्यूक्लियस के मोशन को भी कंसिडर करना पड़ता है. और जब न्यूक्लियस के मोशन को हम कंसिडर कर रहे हैं या हमें करना पड़ रहा है, उस सिचुएशन में चीज़ों को हमें कैसे मॉडिफाई करना है ये आपको लास्ट क्लास में बताए थे. तो उसके लिए अपन ने देखा था वी डिफाइंड ए न्यू टर्म, वी कंसिडर दैट दिस टर्म दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास, इज इट? तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, अभी अपने पास एक ऐसा है, दिस इज लेट्स से न्यूक्लियस and here it's electron. Now both will be revolving in circular orbits around, is it, center of mass. और इस situation में this system is equivalent to a system where like this is nucleus which is at rest and electron with mass equal to reduced mass. तो उस सिचुएशन में ये रेडियस, अब ये सिस्टम एग्जैक्टली इसकी तरह काम करता है बट इसका जो मास है वो हम रिप्लेस कर देते हैं रिड्यूस्ड मास से. तो रिड्यूस्ड मास अगर म्यू है जिसको अपन लिखेंगे m न्यूक्लियस m इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय m न्यूक्लियस प्लस m ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिड्यूस्ड मास. इस सिचुएशन में जो क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी को अगर अपन लिखते हैं, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज लेट मी राइट फर्स्ट, रेडियस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर बाय z. तो ये होता है रेडियस. तो यहाँ पे देखो जो मास आ रहा है, हियर दिस मास इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो करना क्या है इस सिचुएशन में कि जो मास है ये m, उसको रिप्लेस कर देना है रिड्यूस्ड मास से. तो उस सिचुएशन में जो यहाँ के लिए रेडियस आएगी r प्राइम, जिसको मैं लिखूंगा वो हो जाएगा अपना एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइड बाई पाई म्यू e स्क्वायर इंटू जेड. और जिसको हम रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लेट से r लिख लेता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस म्यू एंड हियर आई विल मल्टीप्लाई बाई m एंड m. तो ये हो जाता है अपने पास बेसिकली m डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई म्यू मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल r. तो ये इफेक्टिवली अपने पास रेडियस आ जाती है. स्पीड में अपन देखते हैं कि एक्चुअली में जो कंपोनेंट है स्पीड का फॉर्मूला, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, इट कम्स एक्चुअली, लेट मी जस्ट टेल यू दैट लेटर. तो एनर्जी का ऐसे ही आता है इसमें, एनर्जी हियर कम्स एक्चुअली, दिस इज m e पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर. तो ये आता है एनर्जी इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम नॉर्मल सिचुएशन. इस सिचुएशन में एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास वही जो मास है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय रिड्यूस्ड मास. और फाइनली तो ये आप ये लिख सकते हो म्यू, दिस इज e पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और उसको रीअरेंज करके मैं ये भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई एम ई इंटू नॉर्मल ई, दिस इज ई प्राइम। क्लियर? तो ये सिचुएशन हो जाती है अपने पास, लाइक फर्क क्या पड़ रहा है, जो भी हमारा नॉर्मल एक्सप्रेशन है जहां पर भी मास की टर्म्स आ रही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको रिप्लेस कर देना है आपको रिड्यूस्ड मास से। रेस्ट रिमेनिंग रीअरेंज करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो फाइनली आपका इसके लिए जो इफेक्टिव रेडियस है वो पहले वाली रेडियस की टर्म्स में ऐसे रिलेटेड आ जाती है। इसी तरह से स्पीड में आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला, यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि मास का टर्म्स आता ही नहीं है, तो जब मास का टर्म यहाँ पे नहीं आता है देन दिस क्वांटिटी विल नॉट चेंज एक्चुअली। ओके, सो दिस इज okay, yes, the formula for speed was e square by 2 epsilon naught h multiplied by z by n. तो यहाँ पे देख सकते हैं, you can just check this formula. So here we can see that actually here mass term is not coming anywhere. तो इस सिचुएशन में जो स्पीड नॉर्मल हाइड्रोजन एटम में nth ऑर्बिट में होगी, वही इलेक्ट्रॉन की स्पीड ये जब न्यूक्लियस का मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं उस सिचुएशन में भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम रहती है। सो दिस वाज द एक्चुअली कंसेप्ट दैट वी स्टडीड इन लास्ट लेक्चर इन द लास्ट पार्ट। लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट। वी हैव प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एग्जैक्टली सेम। Okay, so here the problem is a positronium atom. Now listen it carefully. We have a positronium atom is a system that consists of positron and an electron. तो यहाँ पे क्या है, एक अलग टाइप का एटम है जिसमें एक पॉजिट्रॉन है, this is positron and this is electron. For your information, let me tell you here, the mass of electron अगर m है तो mass of positron is also m. इन दोनों का मास सेम रहता है, and charge here minus e and here charge is plus e. So this is your positron actually. तो positron and electron consisting, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों का मास क्या है, इक्वल है, एंड दिस फॉर्मिंग ए न्यू सिस्टम, जो अपन ने लास्ट अभी देखा था उस तरह का सिस्टम यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ओके, सो नाउ अब इसके लिए पूछा जा रहा है दैट ऑर्बिट ईच अदर, कंपेयर द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम विद दोज ऑफ एन ऑर्डिनरी एटम। तो ये जो एटम की स्पेक्ट्रल लाइन होंगी, स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली लाइन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक लाइंस थी, मतलब बार्मर पास्टन ब्रैकेट पी फंड सीरीज वाली जो लाइंस हैं, वेवलेंथ हैं, वो वाली वेवलेंथ और इस सिस्टम के लिए वो कैसे रिलेटेड होंगे, क्या इनमें कोई रिलेशन निकाल सकते हैं? यस, वी कैन फाइंड एक्चुअली। सो लेट मी लाइक टेल यू दैट। तो पहली बात तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का मास क्या है, इक्वल है। ये सिस्टम हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा एक ऐसे सिस्टम का, यहाँ पे न्यूक्लियस पे बेसिकली पॉजिट्रॉन आप बोल सकते हो, and this is replaced by electron with mass equal to reduced mass, is it? और reduced mass यहाँ पे निकाल सकते हैं। reduced mass क्या आ जाएगा, mass of positronium mass of electron divided by mass of positronium plus positron plus mass of electron। सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो दिस इज m into m divided by m plus m and that comes out to be mass by 2। तो reduced mass आ गया अपना mass of electron by 2। clear, right? अब देखो यहाँ पे हम रेडियस की बात करें, हालांकि हमें जो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है वो वेवलेंथ की पूछी गई है, तो हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो रेडियस का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अभी अपन ने देखा था आर प्राइम, इसके लिए रेडियस वो क्या होता है हमारे पास, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई म्यू मल्टीप्लाइड बाई आर। ये आर क्या है, नॉर्मल हाइड्रोजन एटम वाले, तो यहाँ पे एम ये रखते हैं, एम हो गया, म्यू क्या हो जाएगा रिड्यूस्ड मास, तो ये m by 2, सो यू कैन सी दिस इज कम्स आउट टू बी 2r। तो रेडियस है क्या हो जाएगी, इसमें हर एक केस के लिए डबल हो जाएगी, राइट? एनर्जी के लिए अभी देखते हैं, क्योंकि देखो जो किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी होगी उसके हिसाब से अगर यहाँ की एनर्जी मान के चलो कुछ हो जाती है, फैक्टर से मल्टीप्लाइड हो जाती है, नेक्स्ट की भी एनर्जी, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी उसके हिसाब से क्या होगा, बदल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हायर एनर्जी होगी तो क्या होगी, वेवलेंथ और तुम्हारी छोटी हो जाएगी, अगर एनर्जी कम हो जा रही है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। और अभी अपन ने देखा था कि एनर्जी का रिलेशन क्या आता है, एनर्जी इज इक्वल टू दिस इज म्यू डिवाइडेड बाई मास मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी ई प्राइम। जस्ट नाउ वी सॉ दैट एक्चुअली। तो इस केस में अपन देख सकते हैं पॉजिट्रोनियम एटम के लिए, इज इट फॉर पॉजिट्रोनियम एटम
तो यहाँ के लिए मैं एनर्जी क्या लिख सकता हूँ, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी, व्हाट आई कैन राइट, ई प्राइम इज इट, और ई पॉजिट्रोनियम, सो दिस आई कैन राइट व्हाट इक्वल, दिस इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. This is the energy, corresponding energy of hydrogen atom, ordinary hydrogen atom, right? अब यहाँ पे देख सकते हैं E positonium, so mu is equal to what, m by 2, और this m E is m multiplied by E. तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि as energy of positonium is E by 2 actually. तो जिस भी करस्पॉन्डिंग ऑर्बिट में जहाँ हाइड्रोजन के लिए एनर्जी E है, एग्जैक्टली उसी ऑर्बिट में पॉजिट्रोनियम जो एटम यहाँ बन रहा है इसकी एनर्जी E by 2 है. तो जब एनर्जी हाफ हो गई तो यहाँ पे देख सकते हैं हियर एनर्जी ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑर्बिट इन पॉजिट्रोनियम एटम become half of the energy of corresponding orbit in ordinary hydrogen atom. तो एनर्जी आधी हो गई तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डबल, राइट? सो वी कैन राइट, सो दिस इंप्लाइज करस्पॉन्डिंग wavelength will become double for positronium compared to हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ पे आई थिंक आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए. यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, एक अपने पास ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम होता है, यहाँ पे एक अपने पास अलग सिस्टम है जहाँ पे न्यूक्लियस का रोल प्ले कर रहा है पॉजिट्रॉन एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन. इस सिस्टम को हम रिप्लेस करके ऐसे लिख सकते हैं, दिस पॉजिट्रॉन इज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस्ड बाय सेम इलेक्ट्रॉन बट मास डिफरेंट, दैट इज रिड्यूस्ड मास. तो ये अभी अपन इसको पॉजिट्रॉन को रेस्ट में मान सकते हैं. तो अब इस सिस्टम के लिए हमारे पास एनर्जी, रेडियस वगैरह वो सब कहाँ से आएगा, वो हमें ऑलरेडी मालूम है कि इसका इफेक्ट कंसिडर करके लिख रहे हैं. देन दिस एनर्जी कैन बी रिटर्न बाय दिस, जो फॉर्मूला भी अपन लास्ट पार्ट में डेराइव कराए थे. तो उसके बेसिस पे मैं लिख सब्सटीट्यूट करता हूँ वैल्यू, रिड्यूस्ड मास वी आर गेटिंग m by 2, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर यू कैन से एंड पॉजिट्रॉन. तो यहाँ से अपने पास रिड्यूस्ड मास आ गया. रिड्यूस्ड मास की टर्म्स में एनर्जी ऑफ some orbit, is it any like corresponding orbit in hydrogen atom अगर E है तो उसी ऑर्बिट की एनर्जी पॉजिट्रोनियम इस एटम के अंदर क्या होगी, तो वो म्यू, ये फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करके दिस इज म्यू एंड दिस इज m एंड वी आर गेटिंग एनर्जी बाय 2. तो सेम अगर फर्स्ट ऑर्बिट की हाइड्रोजन के अंदर एनर्जी लेट्स से -13.6 है तो उसी ऑर्बिट की पॉजिट्रोनियम एटम के अंदर एनर्जी क्या होगी, -13.6 डिवाइडेड बाय 2. तो एनर्जी क्या हो गई है, आधी. एनर्जी आधी हो गई है तो उसके हिसाब से क्या होगा, क्योंकि एनर्जी से ही वेवलेंथ होती है एंड दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. तो उसकी वजह से क्या होगा, जब एनर्जी आधी हो गई है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी आपकी, डबल. एंड दैट इज योर सिंपल क्वेश्चन, ये आपको पूछा गया है. तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको चीज़ों को समझना होगा क्लियरली एंड देखना होगा क्या पूछ रहे हैं, क्या हमें कैसे जवाब देना है, रिप्लाई करना है. सो दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट दैट वी स्टडीड जस्ट लास्ट क्लास. लेट्स सी वन मोर एप्लीकेशन. Okay, let's see another application of same when effect of nucleus motion is considered. So let's read the problem. A muon is an unstable elementary particle whose mass is 207 times mass of electron. तो यहाँ पे एक नया पार्टिकल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज म्यूऑन. तो इसका मास क्या है, मास ऑफ म्यूऑन इज 207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, and whose charge is either plus E or minus E, that can be on muon. A negative muon can be captured by hydrogen nucleus or proton to form a muonic atom. तो एक प्रोटॉन
राइट आप मान लेते हैं कि एक प्रोटॉन, दिस प्रोटॉन इट्स कैप्चरिंग वन म्यूऑन एक्चुअली, muon, and this forming a basically muonic atom. तो यहां पे क्या है, एक प्रोटॉन है और एक म्यूऑन, ये दोनों मिलकर के एक म्यूओनिक एटम बना रहे हैं, राइट. दिस इज द फॉर्म ए म्यूओनिक एटम. नाउ फॉर दिस सिस्टम you are asked to find the radius of first Bohr orbit of this atom and first find ionization energy of this atom. तो ये अपने पास है. क्लियर? ओके. तो यहाँ पे म्यूऑन के बारे में तो अपन के पास जानकारी आ गई. चार्ज अगर चाहिए तो क्योंकि नेगेटिव है सो वी कैन से इट्स प्लस ई. फॉर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज तो अपने पास पता है, इट्स प्लस ई. व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? So mass of proton is some 18 so mass of actually here proton is 1836 times mass of electron. तो अभी देखो अपने पास ये जो प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस का काम कर रहा है उसका मास अपने पास है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह कौन आ गया है अपने पास, म्यूऑन, और जिसका मास है 207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अभी अपन ये क्या हो गया, ऑलमोस्ट लाइक हाँ बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास, अगर ये तो सेम ही है, हाइड्रोजन एटम की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, उससे काफ़ी 207 टाइम्स गुना बेसिकली अपने पास टाइम्स हैवियर म्यूऑन है. तो अभी इस सिस्टम के लिए विच इज कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन एंड म्यूऑन, वी कैन फर्स्ट कैलकुलेट द रिड्यूस्ड मास, राइट. तो रिड्यूस्ड मास क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ म्यूऑन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ म्यूऑन. We can substitute, so this is 1836 times mass of electron into 207 times mass of electron divided by 1836 mass of electron plus 207 times mass of electron. This is simple, is it calculation? We can solve it and we are getting actually it's 186 times mass of electron. तो ये अपने पास आ जाता है रिड्यूस्ड मास. तो रिड्यूस्ड मास कितना आ रहा है, तो नॉर्मल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसकी जगह 186 टाइम्स, इज इट. तो अब इस सिस्टम को हम क्या किससे रिप्लेस कर सकते हैं, दिस सिस्टम इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे ये मान सकते हो कि प्रोटॉन अगेन, प्रोटॉन रेस्ट में है, एंड नाउ दिस म्यूऑन विद reduced mass that is equal to 186 times mass of electron, it's revolving around the proton. तो इस सिस्टम के लिए अपने पास रिड्यूस्ड मास आ गया, सब कुछ आ गया भाई अपने पास. फाइंड द बोर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. तो अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट की हाइड्रोजन के लिए अपन अगर देखें रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसके लिए क्या रिलेशन है, R1 क्या होता है बेसिकली, राइट, 0.529 एंगस्ट्रॉम, और ये रिलेशन होता है दिस यू कैन राइट एक्चुअली, ये अभी अपन ने देखा था एप्सिलॉन नॉट टाइम्स h स्क्वायर डिवाइड बाय दिस इज पाई m e स्क्वायर इनटू n स्क्वायर बाय z. क्लियर? तो इफेक्ट इस पे क्या आएगा वो आप समझ सकते हो. दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रिप्लेस्ड बाय रिड्यूस्ड मास. तो अभी इस सिचुएशन में जो R फॉर muonic atom, I can write my R1 will be equal to what? This is m divided by mu multiplied by R hydrogen. Let's say R muonic, this is R hydrogen. फर्स्ट ऑर्बिट दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ. आई होप दिस टर्म मेकिंग सेंस टू एवरीवन. तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो यहाँ इससे मतलब क्या आ गया, first radius of first Bohr orbit for muonic atom, this is equal to mass of hydrogen, this is me, reduced mass 186 times me multiplied by radius of hydrogen. Me cancel, so we are getting actually radius of first Bohr orbit for muonic atom, this is coming out to be RH divided by 186. And that is equal to 0.529 divided by 186 angstrom. You can solve it further.
मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन अगर करें नॉर्मल हाइड्रोजन एटम में, इलेक्ट्रॉन अगर r डिस्टेंस पे है, तो ये जो म्यूनिक पार्टिकल है, म्यूऑन है, वो 1 बाई मतलब 86 टाइम्स क्लोजर है न्यूक्लियस के इन म्यूनिक एटम। आई होप दिस टर्म मेक सेंस, क्योंकि ये रिलेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। और फिर तो कुछ नहीं है, यहाँ पे वैल्यू अपन ने सब्सटीट्यूट किया है। आर हाइड्रोजन ये सेम 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो ये आ गया रेडियस। अभी फर्स्ट ऑर्बिट की आपको आयनाइजेशन एनर्जी का टर्म डेफिनेशन आपको बताए थे, इफ यू आर रिमेम्बरिंग। तो उसमें क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है उतनी ही एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक पहुंचाने में। तो जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमें हाइड्रोजन एटम के लिए पता है। लेट्स कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर दिस म्यूनिक एटम, दैट विल बी आवर आयोनाइजेशन एनर्जी। इज इट? सो लेट मी जस्ट इरेज इट। तो अभी देखते हैं कि हमें हाइड्रोजन के लिए पता है दैट एनर्जी इज इट फॉर हाइड्रोजन एटम, ये अपन को मालूम है। तो एनर्जी इज इट एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट वो कितने लिखते हैं, E1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? म्यूनिक पार्टिकल, म्यूनिक एटम के लिए क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए अभी अपन को देखो E इज इक्वल टू, यू कैन राइट दिस इज फॉर म्यूनिक, ओके, E म्यूनिक। तो यहाँ पे आपको अभी थोड़ा सा ये याद रखना होगा, एक्चुअली में E प्राइम इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी यहाँ पे क्या रिलेशन होता है, दिस इज m e पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर। मतलब एनर्जी है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से जो मास है उसको हम रिड्यूस्ड मास से रिप्लेस कर देते हैं और एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर देंगे नीचे, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल हाइड्रोजन एटम एनर्जी, दिस विल बी योर एनर्जी ऑफ म्यूनिक एटम। इज इट? तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ई म्यूनिक दिस विल बी इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशन। क्लियर? अब कुछ नहीं है, इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हो, ई एनर्जी ऑफ फर्स्ट, इज इट, लेट मी राइट इट, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर म्यूनिक एटम। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, E1 म्यूनिक दिस इज इक्वल टू म्यू रिड्यूस्ड मास 186 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय E नॉट हाइड्रोजन, और आई विल से E1 हाइड्रोजन। तो ये कैंसिल हो गया एंड दिस इज 186 टाइम्स एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट क्लियर? और इसको अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से अपने पास एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर म्यूनिक एटम इट कम्स एक्चुअली दिस इज माइनस 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी है, इतनी एनर्जी हमें पॉजिटिव में सप्लाई करनी पड़ेगी और उसको अपन आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ म्यूनिक एटम, तो वो कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज योर आंसर। आई होप यू आर गेटिंग इट क्लियर। देखो कुछ भी नहीं है कंफ्यूजन यहाँ पे, बस चीज़ें क्या हैं, हमें पहली बात तो इसको रिलेट करना है हाइड्रोजन एटम से। कैसे रिलेट करना है, जो भी रिलेशन अपने पास है हाइड्रोजन के लिए उसको जहाँ मास का टर्म आ रहा है मास को हटा करके रिड्यूस्ड मास कर दो, और अगर एग्जैक्टली ऐसे रिड्यूस करना है, रिप्लेस करना है, तो उस सिचुएशन में वहाँ पे क्या आ रहा है, अगर जैसे ऊपर यहाँ पे मास आता है तो मास को रिड्यूस्ड मास है और नीचे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे किए थे वो भी आपको याद होगा, अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उसको रीअरेंज करके ये अपने पास आ जाता है। क्लियर? सो दैट इज सिंपल। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए, अपने पास एनर्जी आ गई और ये अपन को समझ में आता है कि जो फर्स्ट स्टेट की, जिसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट की जितनी एनर्जी होती है दैट एनर्जी इन पॉजिटिव इज एक्चुअली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ this atom. So you can say the ionization energy of muonic atom is given by 2.53 kilo electron volt.
So I hope you are clear with this topic when that motion of nucleus is to be considered, then how things get affected, और उस सिचुएशन में हमें कौन सी चीज़ को कैसे कंसिडर करना है, किस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए, राइट। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इज एक्साइटेशन ऑफ एटम एक्चुअली। तो एक्साइटेशन ऑफ एटम आपको टर्म मतलब क्या है ये आपको पहले हम बता चुके हैं यहाँ पे, बट बिफोर लेट्स गोइंग फॉर द टॉपिक लेट मी इरेज इट। Okay, so the next topic we are going to talk about is atomic excitation. तो अभी तक आपको इसका मीनिंग तो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मैं अभी थोड़ा लाइक लास्ट टू लेक्चर में आई थिंक आई टोल्ड यू अबाउट दिस। तो इसमें होता क्या है, ये अपना एक न्यूक्लियस है, इसमें लेट्स से ऑर्बिट्स हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स आर देयर। सम लेट्स से इलेक्ट्रॉन इज लाइंग इन फर्स्ट ऑर्बिट, सो इसको अपन ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में एंड यू नो एक्चुअली दिस इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट, इज इट लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए, अब वो कैसे एनर्जी मिले, दैट कैन बी फ्रॉम एनी पॉइंट, इज इट एनी सोर्स, किसी भी तरीका से। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो क्या करेगा, क्योंकि इस ऑर्बिट में तो उसके पास कुछ एनर्जी है, उतनी एनर्जी में इस ऑर्बिट में रहेगा, क्लियर। अगर उसको एनर्जी मिलती है तो वो क्या करता है, ज़्यादा एनर्जी लेकर क्या होगा, हायर एनर्जी वाली ऑर्बिट में जंप करता है, अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो अब दिस प्रोसेस, is it, after getting energy from external source, the electrons jump from lower energy state to higher energy state. This process is called as excitation of atom. Is it clear? जो कि मैं पहले आपको लिखा चुका हूँ और आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी मैं इसको थोड़ा सा इसको डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कौन से तरीके हैं जो हमें नॉर्मली जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हमें कैसे डील करना है, राइट। तो एटॉमिक एक्साइटेशन, आई थिंक लाइक लेट मी स्टिल राइट अगेन द डेफिनेशन। सो व्हेन electron in the lower energy state gets energy, then it jumps to higher energy state. This is called excitation of atom, or atom is in excited state. सिंपल टर्म्स में ऐसे समझो, ये न्यूक्लियस है, ऑर्बिट ऑर्बिट ऑर्बिट, क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसको किसी भी तरीका से बाहर से लेट्स से सम एनर्जी प्रोवाइड की गई इलेक्ट्रॉन को, इट विल नॉट स्टे हियर डिपेंडिंग ऑन कि कितनी एनर्जी इसको दी गई। ये भी अभी आपको बताएंगे कितनी एनर्जी मिनिमम दी जाए कि ये जंप करेगा, अगर उससे कम एनर्जी दी गई तो क्या होगा, उससे ज़्यादा एनर्जी दी गई तो क्या होगा। समझ में आ रही है चीज़ें, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरी पॉइंट। सिंपल टर्म्स में इसको एनर्जी मिल रही है, एनर्जी की वजह से ये क्या करेगा, जंप करता है। कहाँ जंप करेगा, मैं जस्ट सिंपल एग्जांपल के लिए अभी आपको यहाँ पे फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में बता दिया हूँ, बाकी किधर है जंप करेगा एग्जैक्टली वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो आफ्टर गेटिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप टू सम हायर एनर्जी स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन ऑफ एटम। क्लियर, सिंपल, राइट। अब देखो ये एक्साइटेशन है वो कैसे कैसे हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल वेज ऑफ एक्साइटिंग एन एटम, इज इट। सो टाइप ऑफ एक्साइटेशन, इज इट, और आई विल से वेज ऑफ एक्साइटेशन ऑफ एटम। तो इसमें ब्रॉडली अपन स्टडी करते हैं दो, one is called absorption or you can say photon absorption, another is called atomic collision। तो ये दोनों अभी अपन समझने वाले हैं, क्लियर। एक्साइटेशन मतलब, एक्साइटेशन का मतलब कि हमें एनर्जी देनी है, सिंपल टर्म्स में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है। अब एनर्जी कैसे कैसे दे सकते हैं, दो तरीका है, एक फोटोन
अगर गिराओ फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो उससे वो कहाँ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी सप्लाई हो जाएगी, जिसको हालांकि हम बहुत डिटेल में इसी में नेक्स्ट पार्ट है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्चुअली में यही फेनोमेना होता है जहाँ पे एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है, एक सफिशिएंट एनर्जी होने पर वो उसको बाहर निकाल देता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेट एनर्जी एंड इट कम्स आउट एक्चुअली। तो उसको अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि इसी में नेक्स्ट पार्ट है, अभी अपन स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि हाँ फोटोन एब्जॉर्प्शन कब होगा कब नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट इज एटॉमिक कॉलिजन। इसमें रहता है कि अगर एक एटम में भी एक न्यूक्लियस से कोलाइड करे, एक एटम में भी दूसरे एटम से कोलाइड करे, उस सिचुएशन में आपने 11th क्लास में देखो पढ़ा होगा एक कॉलिजन, राइट, इनइलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन। तो इलास्टिक कॉलिजन में तो कोई एनर्जी लॉस होती नहीं है, इन इलास्टिक कॉलिजन में कुछ एनर्जी लॉस होती है, तो वो लॉस एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज की जाती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा टू जंप टू द हायर एनर्जी स्टेट। उस सिचुएशन में दैट इज कॉल्ड योर एटॉमिक लाइक एक्साइटेशन बाय एटॉमिक कॉलिजन। क्लियर? सो दीज आर टू टर्म्स, लेट मी डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल। ओके, सो फर्स्ट इज photon absorption. Okay, so let's understand this photon absorption or atomic excitation by photon absorption. This is normal hydrogen atom and orbits like so, nucleus 1 2 3 orbits, lower energy state, higher. Energy diagram for hydrogen atom is this: first orbit energy this, second orbit, third orbit, fourth, fifth and sixth and so on. So here you can write infinity, here n is equal to infinity, energy is equal to 0. क्लियर? अब देखो ये एनर्जी जो सेकंड ऑर्बिट है उसकी एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट से कितनी ज्यादा है? द डिफरेंस आई हैव रिटन ऑलरेडी, एनर्जी ऑफ 2 - 1 दिस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 - 1 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन, इन्फिनिटी -1 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो इसका मीनिंग बताते हैं आपको। मतलब क्या हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, क्लियर, उसकी एनर्जी अभी इतनी है, राइट। ये इलेक्ट्रॉन को अगर यहां जाना है तो इसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? जितनी ये हायर है, कितने से ज्यादा है यहाँ पे? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को यहां होने पर उसको जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है E, when this energy is 10.2 electron volt, then only it will jump to second orbit. You understanding? राइट ऐसे ही अगर इसी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी सप्लाई कर दी जाती है तो ये क्या होगा? यहाँ नहीं रुकेगा, फिर ये सीधा यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। सिमिलरली इफ दिस इज सप्लाइड विद दिस मच एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में इतनी एनर्जी अगर सप्लाई कर दी जाएगी तो वो यहाँ से सीधा n = 5 में जंप कर जाएगा। सिंपल कंसेप्ट, आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, नो लाइक शुड नॉट बी हैव एनी प्रॉब्लम हियर। कुछ नहीं है, चीज़ें इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर ही हम बात कर रहे हैं अभी, हालांकि ये कंडीशन किसी भी एटम के अंदर हो सकती है, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू विद द सिंपलेस्ट केस, और जो अपन बहुत आसानी से रिलेशन समझना है, लॉजिक समझना है, कंसेप्ट समझना है, बाकी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है, डजंट मैटर फॉर विच एटम यू आर गोइंग टू अप्लाई इट, राइट। तो देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, इस n = 1 के लिए एनर्जी क्या है? -13.6। -13.6 का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी इतनी है, जब वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में जाएगा तो उसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ एनर्जी बढ़ रही है, कितने अमाउंट से बढ़ रही है? वो इतने अमाउंट से बढ़ रही है। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? सिंपल सी टर्म्स, ये एनर्जी आपको बाहर से प्रोवाइड करानी है। यहाँ हम कहाँ से प्रोवाइड करा रहे हैं? बाय फोटोन। एक फोटोन उस पर गिराते हैं, फोटोन को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और वो एनर्जी लेकर के हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर इतनी एनर्जी का फोटोन गिराएंगे तो वो यहाँ से यहाँ जंप करेगा, अगर इतनी एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ से यहाँ एब्जॉर्ब जंप करेगा, अगर इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लाइक फोटोन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है ग्राउंड स्टेट में तो वो 1 से सीधा 4 में जाएगा, राइट। दैट इज सिंपल टर्म। दूसरी चीज, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि जो फोटोन है इट विल बी आइदर एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली और नॉट। पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन डज नॉट टेक्स प्लेस। ये चीजें आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, इज इट? सो फोटोन विल बी either absorbed completely
or not absorbed. Means partial absorption of photon does not happen. ये आपको याद रखना होगा, पार्शियल एब्जॉर्प्शन कभी नहीं होता है, जो सिचुएशन अपन डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए। क्लियर? यहाँ पे कभी आपको पार्शियल एब्जॉर्प्शन नहीं करना है, या तो फोटोन एब्जॉर्ब किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज यहाँ पर भी, हाँ, ये एक प्रोबेबिलिटी होती है कि इतनी एनर्जी का फोटोन गिराने पर ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा एब्जॉर्ब करके। ये जरूरी नहीं है कि फोटोन गिराया और वो पक्का जंप करके चला जाएगा। दैट्स जस्ट ए प्रोबेबिलिटी, इज इट? सो फोटोन, यू कैन राइट, may be absorbed or not, is it? If it is having sufficient energy, there is possibility of absorption, right? So when photon is having sufficient energy, then there is possibility of absorption. ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब अगर इतना फोटोन गिराते हैं तो पक्का एब्जॉर्ब होगा, ऐसा नहीं है। यस, लेट मी से कि अगर इतनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब होता है, फोटोन गिराया जाता है, व्हाट विल हैपन? यस, देयर विल बी पॉसिबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम हियर टू देयर और मे नॉट। क्लियर? दूसरा पॉइंट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअली, ये तो समझ में आ गया, फोटोन विल बी आइदर एब्जॉर्ब कंप्लीटली और नॉट एब्जॉर्ब, पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन डज नॉट टेक्स प्लेस। अनदर पॉइंट कि फोटोन मे बी एब्जॉर्ब और नॉट, अगर सफिशिएंट एनर्जी है तब भी जरूरी नहीं है, इट्स नॉट लाइक 100% एब्जॉर्प्शन होगा, वो चांसेस हैं कि हाँ काफी प्रोबेबिलिटी है कि अगर सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन गिराते हैं, फोटोन स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन को, देन देयर इज पॉसिबिलिटी दैट इट विल मोस्ट प्रोबेबली जंप, वी कैन से ओनली दैट वन, राइट? अनदर थिंग, मान लेते हैं कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन, लेट्स से 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन स्ट्राइक करता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप एनर्जी को ऐड करोगे तो कहां पहुंचेगा वो? यहां से यहां पहुंचेगा। क्या यहां पे कोई उसके पास जगह है रहने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास? नो, डेफिनेटली नॉट। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो अगर एब्जॉर्ब करता भी है तो वहां रुक ही नहीं सकता, तो वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा तो भाई ले जा, लौटा देगा अपना कि नहीं चाहिए, आई कांट टेक इट। समझ में आ रही हैं चीजें ये? तो मतलब क्या हुआ कि अगर एक फोटोन स्ट्राइक करता है जिसकी एनर्जी से वो कुछ लाइक ऑर्बिट के समवेयर मिड में जंप करता है, मींस दैट फोटोन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब। उसको हम सिंपल टर्म्स में कहेंगे कि वो फोटोन नहीं एब्जॉर्ब किया जा सकता। क्लियर? सो आई विल से इफ फोटोन इज हैविंग एनर्जी, लेट्स से E इक्वल टू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? 9 से कहां से जंप करेगा? यहां से यहां, और वेयर इट्स नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव, सो दिस यू कैन राइट photon will not be absorbed. Clear? दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में मान के चलो कि अगर मैं एक फोटोन 11, if there is another photon of 11, is it? Or I will write if energy of photon incident E is equal to let's say 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या है? ये तो ज्यादा है इससे, तो डेफिनेटली क्लियर है ना, इससे ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? 11 का ये यहां से कहां जंप करेगा? 10.2 पे तो ये यहां जंप करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा तो ये कहीं यहां चला जाएगा, तो क्या यहां पर रुक सकता है? डेफिनेटली नॉट।
is it? So you can write, if energy of photon incident is this one, then also it will not be absorbed, क्योंकि पार्शियल एब्जॉर्प्शन हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई हमारे काम की है, लेट्स एब्जॉर्ब दैट, बाकी को छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं है। यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, गेटिंग इट? ओके, देयर इज वन मोर पॉइंट। मान के चलो कि मैंने एक फोटोन गिराया एंड दैट्स इवन एनर्जी इज हायर देन 13.6, इज इट? If energy of photon is, let's say, E is equal to 14 electron volt. अब ये तो इससे भी ज़्यादा है। What do you think about it? Will it be absorbed or not? Just for a moment, think about it. Is it? क्या है? Think, like answer it in your mind and let me answer it now. You check it. So here the result is it will be absorbed. Will be here again, it's talking about actually probability. It's not like definitely it will be absorbed. हर एक फोटोन की probability है कि हाँ chances है absorb किया जा सकता है। इसके लिए तो कभी भी नहीं absorb किया जा सकता, ये कभी नहीं। अगर एनर्जी सफिशिएंट है जो एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी है, वो ये नहीं कहेंगे हम। सो आई शुड नॉट लाइक, सो इट आई विल से कैन बी एब्जॉर्ब्ड, कैन बी एब्जॉर्ब्ड। अब देखोगे इसकी भी तो एनर्जी तो भाई मैच नहीं कर रही है ना, फिर ये कैसे? यस, ये ऐसे कि यहाँ पे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसको यहां से बाहर आने के लिए चाहिए 13.6, तो ये क्या करेगा, पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और 13.6 तो यूज कर लेगा बाहर आने में। मैंने क्या कहा, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होगा, अंडरस्टैंडिंग, पार्शियल एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, राइट? इस बाकी सिचुएशन में क्या हो रहा था कि अगर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये यहां से कहां जा रहा है, यहां, और वहां ये स्टे नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है? लेकिन एटम से बाहर आके इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकता है, इट कैन आयोनाइज द एटम। उस सिचुएशन में आयोनाइज करने के लिए इसको बाहर आने के लिए चाहिए एनर्जी इतनी, और बाकी एनर्जी कितनी बची, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो एनर्जी को कैरी करेगा विद इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को कैरी करेगा। सो यस, दिस कैन बी एब्जॉर्ब। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हो थंब रूल में कि जिस भी फोटोन की एनर्जी इससे ज्यादा होगी वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और ये एनर्जी है, yes, can be absorbed. Energy of photon 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 not. Energy of photon not. So these are simple rules and regulation for absorption of photon, or basically atomic excitation by photon absorption. Let me explain you this part with few more examples and problem. I hope the terms and conditions are clear with everyone. बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखने की हैं। You should remember those things कि पार्शियल एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, होगा कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा। अब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के लिए भी बस कंडीशन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ बीच में नहीं रुक सकता है, समझ में आ रही ना चीज़, वो रदरफोर्ड मॉडल में चला जाएगा, एनी रैंडम ऑर्बिट नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से या तो यहाँ जंप करेगा, या यहाँ से यहाँ जंप करेगा, तीसरी ऑर्बिट में या चौथी ऑर्बिट में या पांचवी में, एंड सो ऑन। और पांचवी में जब जंप कर रहा है तो उसके लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है उतनी ही मिलनी चाहिए तभी जंप करेगा, उससे कम भी नहीं, उससे बहुत ज़्यादा होगी तो काम कर जाएगा क्योंकि वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि जस्ट ज़्यादा होगी उसके लिए भी नहीं। Clear? So this is about photon absorption or excitation of atom by photon absorption. Okay, let's see one simple application here. So here we have problem given, actually determine the minimum wavelength of photon that can cause the ionization of He plus ion. तो यहाँ पे देखो वो कह रहा है, here we have He plus ion where Z E is the charge, electron is here, this is here, Z is equal to what? For helium plus it's 2 actually,
राइट। तो ये आयन है, ये भी क्या है, इट्स हाइड्रोजन लाइक एटम। तो मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि इसको ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है, बाहर भेजना है, तो इसकी जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी का फोटोन हमें मिनिमम सप्लाई करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा एनर्जी का भी फोटोन सप्लाई करेंगे, स्टिल इट कैन कम आउट एक्चुअली, बट इट्स आस्किंग अबाउट द मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ मतलब कि लाइक मिनिमम एनर्जी एक्चुअली। बाकी या उससे छोटी वेवलेंथ का लाइक सॉरी डिटरमाइन दी मिनिमम वेवलेंथ, यस, तो उससे छोटी वेवलेंथ का भी अगर फोटोन इंसिडेंट होता है देन आल्सो इट कैन एक्चुअली कम आउट, और छोटी वेवलेंथ मतलब हायर एनर्जी आल्सो, इज इट। सो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू कैलकुलेट कि इसकी एनर्जी कितनी है, राइट। तो एनर्जी के लिए अपने पास क्या है फॉर्मूला, इट्स -13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। व्हाट इज जेड, जेड इज इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 1। सब्सटीट्यूट करते हैं तो एनर्जी कितनी आ गई, -13.6 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब अभी ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, इतनी। और आप समझ सकते हो कि ग्राउंड स्टेट में ये एनर्जी है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी मैं लिख सकता हूं 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये एनर्जी अभी अपन को कितने दी है, सो एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी मिनिमम हाउ मच, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जिसको आप क्या लिख सकते हो hc बाय लैम्डा। क्लियर। तो यहां से लैम्डा अपने पास क्या आ जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू 50 दिस hc डिवाइडेड बाय 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैल्यू सब रख देते हैं यहाँ पे, ये पूरा सॉल्व होकर के सीधा अपने पास डायरेक्टली वैल्यू 1220 डिवाइडेड बाय एनर्जी हियर E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डायरेक्टली आपको वेवलेंथ देता है एंगस्ट्रम में। यू कैन रिमेंबर दिस रिलेशन। तो ये इसको यूज कर लेते हैं अपन, सो 4 दिस डिवाइडेड बाय 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सॉल्व करके वी आर गेटिंग एक्चुअली हियर इट्स 22.8 नैनोमीटर। सो दिस इज व्हाट मिनिमम वेवलेंथ एक्चुअली, राइट। और इट्स आस्किंग मिनिमम वेवलेंथ, तो एक्चुअली ये क्या है, इतनी वेवलेंथ का फोटोन एक्चुअली में स्ट्राइक करना चाहिए टू लाइक एक्साइट दिस आयन और टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ऑर्बिट, इज इट। और यू कैन राइट ए फोटोन ऑफ हायर एनर्जी, इज इट, और आई विल से ग्रेटर एनर्जी means smaller wavelength can also ionizes He plus ion with some kinetic energy of electron। अगर एक दूसरा फोटोन जिसकी एनर्जी इस फोटोन की एनर्जी से ज़्यादा है, मतलब वेवलेंथ उसकी और छोटी है, वो भी आयोनाइज कर देगा इसी He प्लस आयन को, बट उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एडिशनली कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। सो दिस इज बेसिकली एटॉमिक एक्साइटेशन। और हाँ, उसी का एक केस होता है कि अगर एक्साइटेशन में सीधा आप बाहर कर दे रहे हो एटम को, इलेक्ट्रॉन को, देन इट्स बेसिकली आयोनाइजेशन। सो इट्स लाइक सेम थिंग एक्चुअली। सो दिस इज अबाउट एटॉमिक एक्साइटेशन बाय फोटोन। So the next part is atomic excitation by collision. Let's continue that in next class. Thank you so much.